सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे और साथ ही अम्बेडकर महासभा के एक प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे। मेरे पिता निर्वाण प्राप्त माननीय पारसनाथ मौर्य जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि आदरांजलि देने के लिए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को बहुत ही सम्मान के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम कहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज ही के दिन पिछले वर्ष 2024 को उनका सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में देहांत हो गया था। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि आदरांजलि देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन और पारसनाथ मौर्य का योगदान विषय पर एक छोटी सी परिचर्चा श्रद्धांजलि स्वरूप देने के लिए यहाँ अम्बेडकरी आंदोलन के कद्दावर व्यक्तित्व बड़े भाई डॉक्टर बीपी अशोक साहब यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही कई लोग जो अपनी अपनी बात कहेंगे। इसके पहले आदरांजलि सभा का विधिवत शुरुआत करने के लिए हम निशालदार पार्क बुद्ध विहार के विहाराध्यक्ष पूज्य भंते ज्ञानालोक जी और साथ ही अभी आए पूज्य भंते कृपा शंकर जी, मैं नाम बराबर भूल जाता हूँ भंते जी का, पूज्य भंते कृपा शंकर जी और मेरे परिवार के लोग, हमारी बहनें आई हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे से अनुरोध है कि वो भंते जी के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम की शुरुआत कराने के लिए वहां पहुंचे। अनुग्रहं कृत्वा शीलं द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते जिसमें सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते जिसमें सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं
शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिचरणेन तद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। सभी लोग त्रिरत्न वंदना करेंगे फिर बैठेंगे। पारसनाथ मौर्य जी जो आजीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बात कह रहा हूं। उन्होंने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व और अपने राजनीतिक कार्य को मिशन के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और राजनीति में कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपने मिशन से। फुले पेरियार अंबेडकर के मिशन से रंच मात्र भी डिगे नहीं और जीवन भर यायावरी जीवन व्यतीत करते रहे। भगवान बुद्ध के सूत्र वाक्य कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, इस पथ पर जीवन भर चलते रहे और एक बहुत बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन की सूत्रधार बने। ये उनके द्वारा मिशन का दिया गया संस्कार ही था कि मैं मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेकर के अंबेडकर टुडे पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया और उन्हीं के संरक्षण में वो मिशनरी पत्रिका अंबेडकर टुडे पूरे भारत में बहुजन समाज के बीच में खूब लोकप्रिय हुई। बाद में मैंने मास कम्युनिकेशन में पीएचडी हासिल किया और उसका विषय था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्रकारिता। जब मेरी पत्रिका बंद हुई किसी परिस्थितिवश, तो मेरे पिताजी ने मुझे जौनपुर में मानवर काशीराम साहब के नाम से मानवर काशीराम जी इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। यानी ये सब कुछ इसलिए हो पाया कि उनका एक मिस्त्री संरक्षण था, एक मिस्त्री सोच था जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। आज अब वो नहीं है और गांव में उनका जो भी पुश्तैनी चल अचल संपत्ति है, आज मैं उसका उत्तराधिकारी बन गया। उनके चल अचल संपत्ति का मैं उत्तराधिकारी बन गया हूं, लेकिन सम्मानित साथियों, आपको मालूम है कि खून का उत्तराधिकारी बेईमान भी हो सकता है, लेकिन विचारों का उत्तराधिकारी कभी बेईमान नहीं होता। और मैं
आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पिता के मिस्त्री संघर्ष और विचार का अनुगामी बनकर के एक बेहतर अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता बनकर के दिखाऊंगा। और इसमें हमारी भलाई भी है, हमारे परिवार की भी भलाई है। जब 10 जनवरी 2024 को उनका देहांत हुआ तो मैं सीधे उनको लेकर के जौनपुर अपने गांव चला गया। 11 तारीख की सुबह जब वहां नदी के बगल में घाट पर जब उन्हें उनकी डेड बॉडी को जब अग्नि को समर्पित करना हुआ तो गांव के लोग और नाते रिश्ते के लोग जितना जानते थे उतने ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आओ अपने पिता को अग्नि दो। तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने केवल अपने परिवार के लिए ही समय नहीं दिया, काम नहीं किया, बल्कि अपने परिवार से कहीं ज्यादा समाज के लिए काम किया। और उनके कार्यों से, उनके संघर्ष से न जाने कितने उनके वैचारिक पुत्र हुए। मैंने वही कहा, जो लोग उस समय वहां होंगे मालूम होगा, मैंने वही कहा कि मैं इतना एकाधिकार मैं क्यों उनके ऊपर रखूं। उन्होंने जो कार्य किया है उन पर सबका अधिकार है। और जितने भी लोग वहां थे, मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे पिता ने अम्बेडकरी मिशन के लिए, समाज परिवर्तन के लिए काम किया है और जो लोग उनसे प्रभावित हैं वो सब लोग आए मेरे साथ। और यकीन जानिए वहां उसी समय हर जाति के लोग थे, सभी ने मिलकर के एक साथ मेरे पिता को अग्नि को समर्पित किया। और बाद में लोगों ने कहा कि आपसे मुझे ये अपेक्षा थी, शायद कोई और न समझ पाता, लेकिन आप अपने पिता को समझ गए कि वो क्या थे, इसलिए लोगों ने मेरी उस समय काफी सराहना किया था। जब वो बीमार थे, मेरे पास थे, तो एक बार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनसे मिलने आए, उनको देखने के लिए आए। तो माननीय मौर्य जी ने कहा कि आप कैसे हैं, ठीक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आज रात में मैंने एक सपना देखा। कहे सपना देखा, क्या देखा सपने में? उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा कि राम आकर के हमारी दाढ़ी बना रहे हैं और हनुमान जी हमारा कपड़ा साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत का कोई सच्चा और मजबूत मिशनरी ही ऐसा सपना देख सकता है कि जिसके सपने में राम आके दाढ़ी बनावे, हनुमान का कपड़ा साफ करे। लेकिन कोई कितना भी बड़ा जीवन का व्यक्ति हो, कोई कितना भी बड़ा मिशनरी क्यों ही न हो, लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब किसी को यह लगता है कि शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगा, तो बड़े बड़े वट वृक्ष को मैंने देखा है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम और हमारे बड़े भाई सलील श्रीवास्तव जी बैठे, हम लोग उनके साथ बैठ करके उन्हें ढाढ़स बताते थे। मैंने उनको, उनके मन को मजबूत करने के लिए मैंने कहा कि नहीं, आप तो बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। देखिए हमारे महापुरुष थे जगदेव बाबू, वो मात्र 56 वर्ष ही जिए। और सामाजिक क्रांति के पितामह, भारत के पितामह ज्योतिबा फूले मात्र 63 वर्ष ही जिए। और संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी 65 वर्ष ही जिए। मानवर कांसीराम साहब 72 वर्ष जिए और अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा 75 वर्ष जिए। और यहां तक मैंने कहा कि गौतम बुद्ध वो भी 80 वर्ष ही जिए। आप तो क्रॉस कर गए, 80 से ज्यादा हो गए। तो मैंने सोचा कि उनका मन मजबूत होगा कि हाँ यार, हमारे महापुरुष भी इतने ही जिए। तो जब मैंने कहा कि सबको तो आपने क्रॉस कर लिया, तो कहें एक नाम तुम भूल गए, पेरियार साहब का। वो तो 94 साल जिए, तो उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हो? तो हमने कहा पेरियार साहब इसलिए ज्यादा जिए कि वो जूता निकाल के चला करते थे। तो कहे तब हमने कहा ठीक हो जाइए, और आप भी अब जूता निकाल लीजिए ताकि पेरियार साहब की भी जो बराबरी कर सके। लेकिन साथियों, सच्चाई सच्चाई होती है
किसी भी व्यक्ति को कितना भी ढाढ़स बधाया जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब महसूस अंदर से होता है तो आदमी टूट सा जाता है। मैं जब छोटी छोटी सभाओं में कहीं जाता हूं तो मैं भारत बाबा की जय का जो ये जयकारा लगाता हूं। हमारे भारत के बाबा भगवान बुद्ध, सम्राट अशोका, संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहेब पेरिया रामा स्वामी नायकर, संत राम बीए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवराज सिंह चौरसिया, राम लखन चंदापुरी, ललई सिंह यादव, अजक राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू, मानवता श्री राम साहब, इस हमारे भारत के बाबा हैं। तो मैं सभाओं में भारत बाबा की जय का जयकारा लगाता हूं। और मैं जब आकर के उनको वीडियो दिखाता था कि देखिए एक तरफ तो भारत माता चलता है, देखिए हमने भारत बाबा का जयकारा लगाया, तो देख करके उनको बड़ा अच्छा लगता था। जब वो उनको अच्छा लगता था तो बाद में मैंने इस चीज को महसूस किया कि मैंने उनके विचारों, आदर्शों और संघर्षों का अनुगमन करके अंबेडकर टुडे पत्रिका चलाया, बाबा साहब अंबेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी किया, मानव काशीराम साहब इंटर कॉलेज का संचालक हूं और रहा सहा थोड़ा बहुत जो भी जानता हूं केवल अंबेडकर मिशन पर काम करता हूं। हमें यह लगा कि मैं अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और मुझे एक चीज याद आ रहा है कि मैं बचपन में था, खेत के मेड़ के बगल में कुछ मिस्त्री जज्बाती लोग आए थे उनसे मिलने, और वहीं पे बात करते करते, चूंकि बहुत यायावरी व्यक्ति थे वो, मैं शायद उतना नहीं समझ पाऊंगा जितना आप लोग समझते होंगे, बहुत यायावरी और कोई समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति। मैंने पहली बार उसी समय उनको गाना गुनगुनाते हुए लोगों के बीच में मैं छोटा सा था, मैंने गाना गुनगुनाते हुए मैंने सुना, और फिर उसके बाद मैंने कभी सुना नहीं उनके मुंह से, वो था कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, जो लक्ष्य है अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम भूखों ही मर जाएंगे, नफरत के शोले जो दिल में है हम उसको बुझा कर मानेंगे। वो गाना गाते थे उस समय। ऐसी तमाम बातें हैं। मैं अपनी बात न कह करके ज्यादा, अब मेरे पिताजी के साथ जिनका वक्त गुजरा है, जिन लोगों ने उनके साथ मिशन को जिया है, मैं चाहूंगा कि उनसे अपेक्षा करूंगा कि आकर के दो शब्दों में मेरे पिता को आदरांजलि स्वरूप दो शब्द कहें। इस कड़ी में हमारे बीच में माननीय श्री राजन साहब हैं। आप ही से अपेक्षा करते, जो कि मैं बचपन में आपको मैंने देखा था अंबेडकर महासभा में। बाबूजी हमारे राजनीतिक गुरु और पिता समान थे। उन्होंने हम लोगों को इतना संरक्षण दिया था कि हम लोग अंबेडकरवादी हुए, और इतना ही नहीं, उन्होंने हम अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी का जिंदगी में पैर नहीं छुआ हूँ, मेरा वसूल रहा है। लेकिन पारसराम मौर्य एक ऐसे शख्सियत थे जो पिता के समान थे, और मैं उनका पैर छूता था। और उन्होंने मतलब विचारधारा में हमें इस लायक बना कर गए हैं कि आज अभी राजू जी कह रहे थे कि बाबूजी कभी राजनीतिक और विचारधारा से समझौता नहीं किए, या किसी पद पे रहे समझौता नहीं किए। मुझे याद है जिस समय वो सपा में थे और माननीय मुलायम सिंह जी उस समय कुछ बोल गए और वो मुख्यमंत्री थे। महासभा में बाबा साहब की जयंती समारोह था, तो उस समय ये थी जो सांसद थी वहां से मोहनलालगंज से सुशीला सरोज जी इनके साथ थी, और ये उसी मंच पे घोषणा कर दिए कि आज से मैं सपा छोड़ देता हूँ, इसलिए कि बाबा साहब पर माननीय मुलायम सिंह जी ने टिप्पणी क्यों की।
बाद में मुलायम सिंह बहुत दबाव डाला और कहा भी, उनको शीला सरोज को भेजा कि उनको मनाइए और कहिए सुनिए। वो मतलब रो दिए और उन्होंने कहा कि मैं कतई नहीं बाबा साहब के प्रति कोई समझौता नहीं करूंगा, मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब ही सब कुछ है। आज ऐसे महापुरुष का हम लोग तो रात दिन कुंडा में जिस समय इनको टिकट दिया गया था तो मैं तो सुबह 5 बजे 4 बजे यहाँ से हम और वो दोनों लोग निकलते थे और दिन भर दौरा करते थे, 11-12 बजे यहाँ तक पहुँचते थे। एंड टाइम लास्ट में मतलब कि उनका टिकट भी कट गया था, कोई सेनानी थे उनको दे दिया गया था। तो वो तो मतलब कि हमारे पिता समान थे, गुरु समान थे और महासभा में जो हमारा लगाव रहा और जो समर्पण रहा वो आज को जस रहा। आज भी मेरा उद्देश्य यही है कि आज बाबूजी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मिशन के लिए और महासभा के लिए, बाबा साहब के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। अगर कोई संकट आता है तो पहले मेरी अस्थि जाएगी तब बाबा साहब कलश जाएगा, ये मैंने प्रण कर लिया हूं। और चाहे जितने संकट आए लेकिन महासभा को छोड़ने के लिए मैं और महासभा से बाबा साहब समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं पूज्य मनतेज जी का और बाबूजी को सदा सुमन अर्पित करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं परम आदरणीय पार्वतीनाथ मौर्य जी चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान अतिथिगण, पूज्य भिक्षु संघ तथा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों, माननीय राजवर्धन जी ने बहुत ही ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। माननीय मौर्य जी के विषय में तो सूचना मिली थी, लेकिन हम लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे कि काश हम लोग न उनके अंतिम संस्कार पहुंच पाए और न ही पुष्पांजलि अर्पित कर पाए। मैं काफी एक साल से लगभग एक मन चकचोट रहा था, तो वो आज सपना माननीय राजीव जी ने साकार कर दिया। पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। शेष में माननीय पार्वतीनाथ मौर्य जी के साथ में एक नहीं कई कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया हूं और वो मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। और कुछ ऐसे माननीय पार्वतीनाथ मौर्य जी के साथ में थे डॉक्टर देवी सिंह अशोक साहब, उधर माननीय चंद्रपाल साहब, कुछ इस बैच के लोग थे जो बाबा साहब कारवां को पूरे जोर खसोर से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के परिवेश से तो मैं देख रहा हूं कि किसी IAS अधिकारी को कहता है कि अम्बेडकर जयंती में आपको चीफ गेस्ट बन के आना है, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं साहब सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा। एक परिस्थितियां वो भी रही, एक परिस्थिति आज भी मैं देख रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि पार्वतीनाथ मौर्य जी का जो सामाजिक परिवर्तन में योगदान रहा है उसकी तुलना किसी से किया नहीं जा सकता है और मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। परमादरणीय बड़े भाई माननीय राजीव रतन मौर्य साहब को बहुत ही धन्यवाद। आज जो माननीय पारसनाथ मौर्य जी की श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, हम भारत के लोगों को गर्व होना चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ भगवान रुद्र बाबा साहब को नमन करते हुए, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, मगर आदमी है कि भटक रहा है अब भी खलाओं में। ऐसे भटकते हुए आदमी को अंधेरों से निकालकर उजाला का एहसास कराने वाले महान बौद्ध भिक्षु तथा प्रख्यात अम्बेडकरवादी परम पावन माननीय पारसनाथ मौर्य जी के प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनके महान जीवन और संघर्ष को महानमन करती हूँ
और यह कहना चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब की औलादे किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो आज इस मंच पर हमारे पूज्य भिक्खु सिंह को मैं नमन करती हूं और हमारे समाज के बहुजन हीरो माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक साहब जी को मैं स्वागत अभिनंदन वंदन और नमन करती हूं और हमारे पूर्व मंत्री माननीय दत्तू प्रसाद भैया जी को और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्री राम मौर्य जी और हमारे बीच में बैठे हमारे साहब जी जो साथ में रहे क्रांतिकारी में, और आप सबको मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूं और आने वाले 9 वर्ष जो चल रहा है इसकी मैं बधाई देती हूं। और आज बड़े ही गौरव का विषय है, हम भारत के लोग एक ऐसी शख्सियत का गुणगान और गौरवगान उनकी पूर्व तिथि पर कर रहे हैं जिन्होंने ठीक उस पारस पत्थर की तरह हम लोहे जैसे आदमियों को भी छूकर सोने में बदल दिया है और यह साबित किया है कि दुनिया अगर परिवर्तन के परचम को लहराकर विजय संघनाद का स्वाद यदि आप दुनिया को चखाना चाहते हैं तो केवल अंबेडकरवाद है और जिसके बल पर दुनिया को बदला जा सकता है और मन की मुराद को हासिल किया जा सकता है। ऐसे महान आत्मविश्वास को जन मन में बीजारोपण कर बुद्ध क्रांति का उद्घोष करने वाले महान अंबेडकरवादी नेता एवं परिवर्तनकार माननीय पारसनाथ मौर्य जी को आज हम भारत के लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है ताकि हम भविष्य के बुद्धमय भारत को युद्धमय होने से बचाकर उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर सके और पूरी दुनिया को यह बता सके कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, धर्म हमेशा शुद्ध चाहिए। और यह इसी महान समय संकल्प के साथ सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे महापुरुषों को महानमन करती हूं और ये कहना चाहती हूं कि हजारों साल नरगिस बड़ी निरूपी रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। और माननीय आज मुख्य अतिथि और सबके सम्मान में मैं कहना चाहती हूं कि उजाले में सभी लोग चलते हैं यारो, अंधेरे में चलकर दिखाओ तो जाने, और सहारा पा करके तो लोग बढ़ते हैं यारो, खुद के बल पर बढ़ के दिखाओ तो जाने। तो आज हमारे जिनका मैं श्रद्धांजलि अर्धांजलि मना रही हूं वो एक प्रखर अंबेडकरवादी नेता थे। आज जो अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया जो अंबेडकर महासभा है उनके संस्थापक हमारे माननीय पारसनाथ मौर्य जी रहे। आज बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे उनके बेटे परम आदरणीय बड़े भाई राजीव रतन मौर्य जी हमारे बीच में हैं। हम भारत के लोग उनके बेटे के साथ चल करके कंधे से कंधा मिला करके आप सबका साथ दें और भारतीय संविधान सम्मान समिति के हमारे प्रमुख संगठन मंत्री माननीय राजीव रतन मौर्य जी हैं। और आप सब अगर नाम लेकर के मैं बताना चाहूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं सभी को नमन आभार और माननीय पारसनाथ मौर्य जी के श्रद्धांजलि के प्रथम पुण्यतिथि पे सबको नमन आभार और 9 वर्ष की मंगल कामनाएं तो कहना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय हो माननीय पारसनाथ मौर्य जी, जय हो अतिथियों की, जय हो हमारे राजीव रतन मौर्य जी, जय हो आप लोगों की और जय हो माननीय बहन जी की। जय हो हमारी बहन जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और अपने पिता तुल्य पारसनाथ मौर्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षु संघ, बड़े भाई पूर्व मंत्री दत्तू प्रसाद जी मौर्य जी,
निम्बेकर साहब, विमला जी, छोटे भाई राजीव, डीडीओ साहब, ऐसे सभी से परिचय है, सभी का नाम ले सकता हूँ लेकिन समय लग जाएगा। आप सब लोग, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं पारसनाथ मौर्य जी को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पारसनाथ मौर्य जी एक आंदोलन थे अपने आप में। मैं बचपन से उन्हें पिताजी के मित्र के रूप में जानता हूं और उसके बाद अनेकों मौके आए जब अंबेडकर महासभा में हर महीने एक सेमिनार हुआ करती थी। 90 में 91 में कई लोग उस समय की जो टीम के थे यहां बैठे हुए हैं। उसमें विषय परिवर्तन हुआ करता था और वो विषय परिवर्तन कोई ना कोई विशेष वक्ता किया करता था। 5-6 स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन मौर्य जी उसमें मेरा नाम अवश्य डालते थे। मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था उस समय, और जगह जगह मुझे, चाहे जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, जब भी कोई बड़ी सेमिनार हुआ करती थी मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ एक बार तो लखनऊ में देहात में एक गांव में बहुत छोटा कार्यक्रम था। जहां कार्यक्रम था वहां जाने के लिए हमारा परिवार था, पिताजी नहीं थे। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे। जहां गए वहां ना बाबा साहब के स्टैचू के पास में ना कोई सफाई हुई थी। अपने आप मौर्य जी ने वहां पर अपने हाथ में दरी लेकर वहां दरी बिछवाई। 4-5 लोग इकट्ठे हुए और मुश्किल से 10-12 लोग वो भी बुला बुला करके लाए थे। उनके बीच में 1 घंटे मौर्य जी ने सबको समझाया। आधा घंटे हमारा भाषण हुआ, लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ। इस तरह का उत्साह हमने विद्यार्थी जीवन में यह सीखा कि इतने बड़े उम्र जिन्होंने एक आंदोलन चलाया और उनके अंदर इतना धैर्य है, इतनी सादगी है कि खुद ही दरी बिछा रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बुलाकर ला रहे हैं। तो इनसे वाकई मिशन का मतलब यही है कि ये ट्रेनिंग सबके अंदर होनी चाहिए। कई बार जबकि अब देखा जाता है कि इसी शर्त पे लोग आते हैं कि नहीं हमें ये बताओ कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है कि अगर सादगी नहीं है मिशन के कार्य में तो वो बाबा साहब का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता। मौर्य जी जब भी सेमिनार कराते थे वो बड़ी डायनेमिक होती थी और हर बार कभी बाबा साहब का सामाजिक योगदान, कभी बाबा साहब का आर्थिक योगदान, कभी राष्ट्रीय एकता में उनका योगदान, हर विषय पर लोगों को पढ़ने को मिलता था। उस समय किताबें उतनी नहीं थी लेकिन जब नए नए विषय होते हैं तो आदमी साहित्य ढूंढता है और उस पर हर विषय पे हमें रिसर्च करनी पड़ती थी, तब जाकर के वहां हम लोग बोला करते थे। तो इतना उन्होंने हमें सिखाया, उनका हम किस तरह से उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करें। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो उनका अचीवमेंट है, अचीवमेंट के ऊपर मत जाइए। बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग रहते हैं लेकिन वो मिशन के कितने लॉयल रहे, कितने जनता के साथ एक्सेसिबल रहे। उनका माइनॉरिटी कमीशन में रहना, बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन बनना, इलेक्शन लड़ना, बात लड़ने की उसकी नहीं है, बात है आदमी के अंदर उत्साह कितना है, कितने लोगों को जोड़ा। जब आदमी आंदोलन चलाता है तो प्रतिदिन वो जीतता है, चाहे 4 लोग उसके संपर्क में जुड़े और जो उद्देश्य लेकर चला है उसका प्रचार प्रसार करता है, उसमें सफलता मिलती है और उनको बहुत बड़ी सफलता मिली। लोग कहते भी हैं कि हाँ भाई संघर्ष करते करते लोगों का समय बीत गया, कोई पद इस तरह का नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, संघर्ष करके फायदा क्या होता है। मैं एक बार एक अधिकारी के सामने बैठा हुआ था, हमारे हॉस्टल के सीनियर एक पहुंचे हुए थे और उन्होंने बात की उस अधिकारी ने कि आपके फादर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा
हर तीसरे दिन तबादला हो जाता है। ये तो उसी तरह हुआ कि एक शेर से जाके भिड़ गया एक आदमी और उस आदमी को शेर खा गया, क्या फायदा हुआ? तो हम तो छोटे थे, हम तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमारे जो सीनियर साथी थे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा अधिकारी को, सर जिसका बाप शेर से भिड़ जाता है उसकी औलादों की तरफ गधे घोड़े नहीं देखते। तो राजी रतन मौर्य जैसा शेर पैदा किया मौर्य जी ने, जो आगे उनसे ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित है। और आज हम अम्बेडकर महा मना रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, शैक्षिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। आज तो बहुत आसान है, लेकिन जब मौर्य जी जाया करते थे, अंगदेलाल साहब जाया करते थे, बीपी मौर्य जाया करते थे, संघप्रिय गौतम जाते थे, हम तो बहुत छोटे थे, बहुत सारी बातें, बहुत कहानियां याद है, महीनों लग जाएंगे सुनाने में। और ये बात सोच के जाते थे कि वहां हो सकता है पथराव भी हो जाए, वहां हो सकता है भगा दे लोग बाग, दौड़ लगा दे, और ऐसा हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने संघर्ष किया, उनसे तो कम संघर्ष हमें करना पड़ रहा है। और अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत इसीलिए है कि इकट्ठा होकर के हम संघर्षशील बनाएं लोगों को। और ऐसे में जब खासतौर से पिछड़े समाज के अंदर और यहां तक कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी जब होड़ लगी हो क्षत्रियकरण की, जब लोग इस बात से खुश हो जाएं कि उनके ऊपर किताब लिखी जाए कि हाँ भाई आप भी क्षत्रिय थे, आप भी क्षत्रिय थे, तो जब इस तरह की डिग्री बांटी जाए, तो ऐसे में बुद्ध की बात करना, समतामूलक समाज की बात करना पारसनाथ मौर्य जी को कितना कठिन रहा होगा। घर में भी, मोहल्ले के अंदर भी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी, गांव के अंदर भी कहना पड़ा होगा, क्योंकि जो समतामूलक समाज की बात करता है उसको पहले बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती है। क्योंकि जो जाति की संस्था है वो इतनी खतरनाक है कि उसका आनंद सब लेते हैं। यहां तक कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सी बिरादरियां आनंद लेते हैं। और जो सबसे ज्यादा अछूत माना जाता है वो भी शराब पी के शाम को फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहां तक भेदभाव अपना फायदे का है उसका आनंद लेना है, बाकी रात को आके बीवी को लात मारेगा और कहेगा मैं मर्द हूं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, फेवरेबल। बाबा साहब ने इसको ग्रेडेड इक्वलिटी कहा। तो कितना कठिन रहा होगा मौर्य जी के लिए काम करना, संघर्ष करना। जो जाति की संस्था है उसने कितने बड़े बड़े संस्थाओं को ध्वस्त किया, लंगड़ा कर दिया। भगवान बुद्ध के मिशन को कमजोर किया, जैन धर्म को कमजोर किया, बाहर से आने वाले आंदोलनों को कमजोर किया, यहां तक कि अन्य धर्मों के अंदर प्रवेश कर गई जाति। यहां जो आधुनिक आंदोलन चले, चाहे साम्यवाद का हो, वहां भी जाति घुस गई, उनको कमजोर कर दिया। लेबर मूवमेंट में घुस गया। महिलाओं के अंदर जो महिला सबसे ज्यादा परेशान है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की वजह से, छुआछूत की वजह से, वो महिलाएं भी समतामूलक समाज से प्यार नहीं करती। उन्हें मालूम है कि समतामूलक समाज बनके तो जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे लोग सेठानी, जमींदारनी और पता नहीं क्या क्या नाम से बाई बर्थ डिग्री मिल जाती, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता आदमी। ऐसे में बैकवर्ड क्लास के लोग और खासतौर से जिन्हें जरा सा भी विशेषाधिकार था, उनको जाति को छोड़ना और ये कहना कि नहीं, हम तुम्हारी रैली में, तुम्हारे कार्यक्रम में जब आएंगे जब उसका नाम जाति सूचक ना हो करके पंचशील के ऊपर आधारित होगा। बुद्ध का धर्म, ज्योतिबा फुले के धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम या आप कोई घबराएं कि हम कोई ऐसा आंदोलन कर रहे हैं जिससे संविधान को या कानून को कोई दिक्कत होगी। हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो शांति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा कि बुद्ध ही हल है, युद्ध हल नहीं है। कितने बार रिपीट करते हैं हमारे नेता, हमारे अधिकारी, विश्व स्तरीय, और ये बात सही है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे कि अगर बुद्ध और बुद्ध के खिलाफ चीजों को पहचानना है तो एक चीज ध्यान रखो, ऑल दैट इज गुड इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड बुद्धा। जो भी दुनिया में अच्छा है वो बुद्ध का है। तो हमें इतनी बड़ी इकाई, इतना बड़ा पैमाना, स्केल मिल गया हमको
और उस स्केल को हम घर घर नहीं पहुंचा पा रहे। पारासात मौर्य जी ने उस स्केल को घर घर तक पहुंचाया। आज भी दुनिया में पारासात मौर्य जी की जरूरत है और मैं चाहूंगा जो उनसे जुड़े थे उस कारवां को आगे बढ़ाएं। पूरी दुनिया के अंदर जो राइट विंग और लेफ्ट विंग का अंतर है उसका हल सिर्फ बुद्ध के पास है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने किताब लिखी थी 93 में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। दुनिया के अंदर सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है जिससे किसी को लाभ नहीं होने वाला, और वो संघर्ष आइडियोलॉजीज का नहीं है, सभ्यताओं का है जिसमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है, हिंसा हो सकती है। उसको बचाने का एक ही समाधान है कि हम बुद्ध के रास्ते पर लोगों को ले चलें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नेता हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, वो ये ना मान के चले कि सिर्फ राजनीतिक लोगों के पास ही ये जिम्मेदारी है कि लोगों का मार्गदर्शन करें। कुछ भिक्षु लोगों को नेतृत्व करना है, कुछ पढ़े लिखे लोगों को पे बैक टू सोसाइटी से सशक्त करना है समाज को, कुछ हमारे टीचर्स को, कुछ डॉक्टर्स को, कुछ मास्टरों को, सभी को अपने हिस्से का पे बैक टू सोसाइटी करना है, चाहे वो अनुभवों का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे दान का हो। ये ऐसा सॉल्यूशन है बुद्ध का मार्ग जिसको पारासात मौर्य जी ने अपने जीवन भर नहीं छोड़ा। चाहे कोई पद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, पूरा त्याग किया और आजीवन उसके अंदर रमे रहे और इतने लोग पैदा कर दिए कि वो प्रशिक्षित होकर के आज जो स्थिति है प्रचार प्रसार की देश में और पूरे अम्बेडकरवाद के प्रति जो लॉयल लोग हैं पूरे देश में एक साथ आवाज आने लगती है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा, बाबा साहब से जुड़ा हुआ हर हिस्सा वंचित समाज का आदमी वो जानता है आज जो संविधान चेतना आई है, इस संविधान चेतना में मौर्य जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हम उन्हें बार बार नमन करते हैं। मेरी बात बहुत लंबी हो जाती है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, अन्य वक्ता भी हैं। तो मैं राजीव जी आपको ये वादा करता हूं कि मौर्य जी की जो परंपरा है उसको आप भी और हम भी एक पुत्र की तरह से अच्छी तरह से आगे निभाएंगे और उसमें पूरा समाज हमारे साथ है। ऐसे लोग मरा नहीं करते, उनकी जो प्रेरणा होती है वो पता नहीं कब तक रहेगी। ऐसे विचारों को सिर्फ पानी देना पड़ता है। कोलंबा यूनिवर्सिटी के आगे बाबा साहब ने जब पढ़ा कि विचार मरते नहीं है, बाबा साहब ने लिखा उसके नीचे कि अगर सिंचाई नहीं होती विचारों की तो मर जाते हैं। यही हुआ बुद्ध के साथ। जब स्तूप तोड़ दिए गए, पिलर तोड़ दिए गए, तो वाकई अगर जेम्स प्रिंसेप इस देश में ना आया होता और बुद्ध की लिपि को, ब्राह्मी लिपि को ना खोजा गया होता, तो आज बुद्ध से, अशोक से हम लोगों को कितना बड़ा वंचन झेलना पड़ता। आज अगर हमारे पास स्वाभिमान के लिए इतिहास है, अगर हमारे पूर्वजों के ऊपर हमें गर्व होता है, तो इसमें पहली बात तो यही है कि हमने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आइकॉन्स को अपनाया। हमने अपने नाम वैसे रखे, हमने उस संस्कृति को सम्मान दिया जो समतामूलक समाज की स्थापना करेगी, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने काम किया है और एक सॉल्यूशन दिया है। और वो ऐसा सॉल्यूशन है संविधान के रूप में जिसमें आपको धम्मपद भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सम्राट अशोक के अभिलेख भी देखने को मिल जाएंगे और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर भी मिल जाएगा। तो ये चीजें, इनका बस आपको उन्हें ले जाना है जन जन तक, हर व्यक्ति तक। उसमें इस चीज को याद रखिए कि जब वो लोग इतना संघर्ष कर सकते थे कि आज हम लोग लखनऊ राजधानी में प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हम लोग समझ जा भी नहीं पाते। तो अगर आपने सिर्फ अपने गांव में भी ये कर लिया, यहां 100 लोग बैठे होंगे, अगर अपने गांव में भी जागरूकता फैला दी एक दिन भी, तो निश्चित रूप से सशक्त होंगे। इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये जयंती मनाना, जय भीम करना, ये प्रतीक है बस। कारवां तो इससे आगे, आंदोलन इससे आगे है। इस प्रतीक का मतलब सिखाना उस आदमी को जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, उसको सिखाना है। और वो अपने शैक्षिक आंदोलन से, शिक्षा से समाज को लाभान्वित करे, सशक्त करे। हमारे पास आज बहुत लोग हैं और अनटैप्ड एनर्जी है, बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कहीं कोई मरा ही नहीं है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं अगर बुद्ध की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हैं,
कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें अगर सब लोग शामिल होंगे इस आंदोलन में, प्रेरणा लेकर के पार्श्वनाथ मौर्य जी से, तो वो क्षत्रियकरण से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ समतामूलक समाज से मिलेगा, बुद्ध में भारत से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।